एक नया टॉपिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। इसके अंदर आज हम लोग किरचॉफ्स के नियम को पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली किरचॉफ्स के दो नियम हैं, वो दोनों हम लोग समझेंगे। लेकिन ये पहले समझने की ज़रूरत है हमको कि किरचॉफ्स का नियम है क्या और ये हमें कैसे यूज करना है इसका। तो उससे पहले ये बात जान लो कि हम लोग ओम्स का नियम को पढ़ चुके हैं, ओम्स के नियम को अच्छे से समझ चुके थे। उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन के भी नियम को पढ़ चुके हैं। ये सारा कुछ हो चुका है, इसी चैनल पे हम लोग देख चुके हैं। लेकिन एक बात गौर करो, तो जब भी किसी रेसिस्टेंस से अगर करंट पास होती थी, अगर मान लीजिए इसको हम सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस रेसिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी और इसकी जो पोटेंशियल होती है वो तीनों के साथ रिलेट करके ओम्स का नियम बना था, जिसके लिए भी इस प्रोपोर्शनल टू आई हम लोग पढ़े थे और वहीं पे भी इक्वल टू आर आई का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसके आधार पे हम लोग किसी भी रेसिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो होगा, या अगर करंट दिया हो तो रेसिस्टेंस पता कर सकते हैं, अगर रेसिस्टेंस और करंट हो तो पोटेंशियल पता कर सकते थे उस बैटरी का। लेकिन उसके बाद ज़रूरतें पड़ गई कि नहीं, अगर हम एक से अधिक रेसिस्टेंस को ले लेते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे। दैट टाइम हमारे पास कनेक्ट करने का दो प्रोसेस निकल कर आया था। एक था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये समझ में आया था कि एक ही अगर करंट जो है वो अगर सभी रेसिस्टेंस से एक जैसा ही अगर थ्रू पास कर रहा हो, मान ले जाए कि यहाँ से अगर आई करंट निकलता है इस R1, ये R2 और ये R3 पे, अगर हमारा आई ही करंट इन करके फिर वापस यहाँ से ये आई ही आउट हो रहा हो, तो वैसे स्थिति में इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन जस्ट थोड़ा सा अपोजिट क्या था पैरेलल वाले में, कि यहाँ पर करंट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि मान लिया जाए कि प्लस चार्जेस से जो करंट निकल के आ रहा है आई, ये पॉइंट जो है इसी को जंक्शन पॉइंट कहेंगे, जहाँ तीन या तीन से अधिक लाइन्स अगर हमारा निकल रहा है और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखो यहाँ तक तो ये आई आया, लेकिन यहाँ पर इसका दो अलग अलग वे या पाथ हम कह सकते हैं इसको मिल गया है, जिसको अगर ऊपर वो I1 का है नीचे I2 का है, तो इसमें R1 और R2 में करंट यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ पर आने के बाद ये फिर वापस ये I बन गया, क्योंकि इसमें I1 और I2 कनेक्ट होकर ये वापस फिर सेल के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस समझ में आ रहा था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम लोग को सॉल्व करना होगा जिससे रेसिस्टेंस या फिर फ्लो ऑफ करंट का मान अगर निकालना हो, जिसमें ये पता ही ना चल पाए कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी वैसे सर्किट में दो या दो से अधिक सेल को कनेक्ट किया गया हो और वो कहीं ना कहीं सर्किट आपस में क्लोज लूप के रूप में बना रहा हो, तो वैसी स्थिति में हमारा ये जो प्रोसेस है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम लोग ओम्स के नियम में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐड करके निकाल सकते थे। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें हमको ये देखकर पता ना चले कि सीरीज या पैरेलल कौन सा फार्मूला लगाना, वैसे स्थिति से निपटने के लिए हम लोगों को किरचॉफ्स के नियम को पढ़ना जरूरी है। तो किरचॉफ्स के बेसिकली दो नियम थे, उस दोनों पे आज हम लोग नियम को एक्सप्लेन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि किरचॉफ्स के हम लोग दो टॉपिक्स बनाएंगे, मतलब दो वीडियो बनेगा। एक वीडियो तो आज है जिसमें कि हम लोग समझ रहे हैं कि किरचॉफ्स के जो बेसिकली जो दो नियम थे उस दोनों नियम को समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे किरचॉफ्स के जो दो रूल्स हैं उस दोनों रूल्स से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम रेसिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ के लिए बेसिकली एक सेपरेट हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन पर बात होगा सर्किट के ओम्स के किरचॉफ्स के नियम को अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक क्लास देख लेते हैं, और जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हो ज़रूर अब तक के नोट्स को अपडेट रखना, ताकि क्लास में तो हम लोग पीछे क्लासेस को पढ़ रहे हैं वो भी हम लोग को हेल्प करेगा, लेकिन अगर हम लोग आगे करके रखते हैं तो ये हमारा माइंड पहले से ही मेकअप रहेगा कि नहीं, हम लोग जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी हम लोग एक या दो बार यूट्यूब में इसी चैनल पे इसी टॉपिक्स को हम लोग देखकर समझ चुके होंगे, जिससे हमको फ़ायदा मिलेगा रिवीजन के वक्त, फ़ायदा मिलेगा नोट्स बनाते वक्त, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्लासरूम में बैठ के समझते हैं उस समय। तो चलो अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट नियम पर। चलो देखोगे, यहाँ समझने का प्रयास करोगे, हालांकि हम लोग इसके नोट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समझोगे। इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ऑलवेज जीरो। ऑल्सो इट इज़ नॉन एज द जंक्शन रूल। इसी को हम लोग जंक्शन रूल भी कहेंगे, जंक्शन रूल हम लोग को कहलाएगा। ठीक है,
जक्सन रूल कहलाएगा, या इसी को केसीएल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग केसीएल का मतलब समझ में आना चाहिए कि किरचॉफ्स के फर्स्ट नियम पर बात कर रहे हैं। केसीएल क्या है, तो किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, यानी फर्स्ट रूल में या फर्स्ट लॉ जो है हम लोगों के लिए किरचॉफ्स का, उसमें करंट के रूल्स को पढ़ेंगे। करंट का रूल्स क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए अलग अलग डायरेक्शन से करंट आकर किसी एक पॉइंट पे मीट होता है और इसी मीट पॉइंट वाले को हम लोग जंक्शन पॉइंट कहेंगे, तो मान लिया जाए कि करंट यहाँ पर जब आएगा तो इन मान लिया जाए ये I1 और ये I2 आ रहा है और ये I3 जो है ये पास आउट हो रहा है, यानी यहाँ से निकल रहा है। तो इसकी जो अलजेब्रिक सम होगी, अलजेब्रिक सम कहने का मतलब है I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा, इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो 0 होगी। तो ये वैल्यूज़ अगर 0 होती है तो इसका ये मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर जो मान है उसके लिए दो पोजीशन है। एक तो करंट जो है वो इन कर रहा है, ठीक है, इसके लिए एक जो है इंटरिंग करंट का वैल्यूज़ है, और दूसरा जो वैल्यूज़ है वो हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑफ द जंक्शन है। यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग, ठीक है, द जंक्शन, जितना इन करेगा उसका वो जो है वो सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, मतलब जंक्शन से उतना ही करंट क्या होगा, चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इस जंक्शन पे कोई भी करंट यानी इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया जाए कि हम एक न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ हमारा 3 एम्पियर का है, तो यहाँ जो ये जो वैल्यूज़ है ये कितना होगा, तो ऑफकोर्स ये क्या हो गया 5 एम्पियर, यानी 2 और 3 मिलकर यहाँ पर 5 हो गया। इसका मतलब है कि इन करने वाला जो करंट है और आउट जो होने वाला करंट है वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अगर हम इसको सम कर दें, मान लिया जाए 2 + 3 और ये 5 को इधर ले आते हैं तो -5, तो इस तीनों का रिजल्टेंट वैल्यूज़ क्या हो गया, ये 0 हो गया। यानी इस जंक्शन पॉइंट पे कोई भी करंट यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, जितना आ रहा है उतना सारा वापस चला जाएगा। ये जंक्शन पॉइंट पर जो वैल्यू है वो हमारा 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ करेंट एट जंक्शन, ठीक है, जंक्शन, तो हमारा मान कितना होगा, 0। यानी जंक्शन के पॉइंट पर जो कुल करंट होगा वो जो है वो 0 के इक्वल होगा। मान लिया जाए कि एक और हम लोग सर्किट ले लेते हैं, यहाँ एक रेसिस्टेंस के साथ ये कनेक्ट किए हुए हैं, ये भी रेसिस्टेंस है, ये करंट का अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे है हमारे पास। मान लीजिए ये अंदर की ओर आ रहा है, ये भी अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है और ये बाहर की ओर जा रहा है। ये हमको फाइंड करना है कितना है, ये सपोज 2 एम्पियर है हमारे पास, ठीक है, ये 4 एम्पियर का करंट है और ये हमारे पास 3 एम्पियर का करंट है। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ इन करने वाले जो करंट हैं वो हमारे पास कितना हो गया 4 + 3, और आउट होने वाला ये जो करंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं -2, और ये भी हमारे पास माइनस इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी 4 3 7 में से 2 गया -5 इक्वल -i=0, यानी i= हमारे पास मान कितना हो गया -i=-5। ये कैंसिल आउट होने के बाद i= मेरे पास मान निकल गया 5, यानी 5 एम्पियर का करंट जो है यहाँ से निकल रहा है। तो 5 और 2 अगर बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो हमारे पास इन कितना हो रहा था 4 और 3, तो 4 3 7 और 5 और 2 कितना हो गया 7। यानी इस हिसाब से इस जंक्शन पॉइंट पे अब कोई भी करंट नहीं है, यानी इसका वैल्यूज़ यहाँ पर 0 है। इस कैलकुलेशन को हम ऐसे भी समझ सकते थे, दोनों को अगर हम इक्वल लेके चलते हैं तो इन करने वाला जो पोजीशन है 3 + 4 है और आउट होने वाला जो पोजीशन है 2 + i है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हो गया 7 - 2 = i= कितना हो गया 5 एम्पियर। तो हम ऐसे भी ऐड करके इसके वैल्यूज़ को 0 लेकर चल सकते हैं या दोनों इन और आउट होने वाले वैल्यूज़ को इक्वल लेकर चल सकते हैं, जिससे हम लोग को दोनों स्थिति में रिजल्ट हमारा निकाला जा सकता है। मान लिया जाए इस सिचुएशन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर करंट हमारे पास आ रहा है और अब हमारे पास सिचुएशन ऐसा बन गया, ये 10 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी। मान लीजिए हम इसकी डायरेक्शन को इधर ले रहे हैं, तो i= हम लोग को पता करना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ये करंट इन करने का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है हमारा करंट आउट होने का डायरेक्शन है। इसका मतलब है 4 + 3 = 10 + i हम कह सकते हैं। तो 7 - 10 = कितना हो गया i, ठीक है। तो i= हमारे पास -3 आ गया। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि -3 एम्पियर पॉसिबल तो नहीं है, तो ये फिर कैसे हो सकता है। इसका ये मतलब है कि ये जो करंट है माइनस, ये बात को बता रहा है कि आपका जो करंट का फ्लो है वो आपके इस डायरेक्शन से अपोजिट है, ठीक है। यानी i के लिए जो नेगेटिव वैल्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, तो नेगेटिव आर एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ अपोजिट
टू एक्चुअल डायरेक्शन यानी जो एक्चुअल है उसके हम अपोजिट ले रहे हैं। इसका मतलब है करंट इधर की ओर इन कर रहा है। तब हमारे पास देखो यहाँ ये 4 इधर इन किया, 3 इधर किया 7 और इधर से 3 इन किया 10, तब जाके ये हमारा आउटपुट कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है। यानी ये नेगेटिव, हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर हम गलती से अपोजिट ले भी ले तो ये रिज़ल्ट इस बात को बता देगा कि करंट का डायरेक्शन किधर की ओर होना है, क्योंकि किसी भी स्थिति में इस जंक्शन पॉइंट पे हमारा जो वैल्यूज़ होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम लोग समझें तो ये नेगेटिव हम लोग को ये बताएगा कि यहाँ पर ये डायरेक्शन किस ओर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट ओटी समझ लो यहाँ पर, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो किरचॉफ्स का पहला नियम है वो किस बेस पर है, यानी बेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज, ये ध्यान रखना होगा कि ये जो बेस है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, क्योंकि इसी के अंदर इन करने और आउट होने वाले रिजल्ट जो है आपस में इक्वल होते हैं। दैट्स वाई हमारे पास जंक्शन पॉइंट पे हमारा मान 0 होता है। यानी ये ऑलवेज जो जिस रूल्स को फॉलो करता है, जिस प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे कि किरचॉफ्स के फर्स्ट नियम किस प्रिंसिपल पर बेस है, तो वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस बात को ध्यान रखोगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब चलो हम लोग सेकंड प्रिंसिपल पे चलते हैं। चलो देखोगे अब यहाँ पे सेकंड लॉ पे हम लोग लिखे हुए हैं, और एक बात सुन लो कि किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को ही हम लोग वोल्टेज या फिर लूप रूल कहेंगे, ये बात समझ लो। और किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप में ही लागू होगा। ये लूप क्या चीज़ होती है या क्लोज सर्किट किसको कहेंगे ये हम लोग अभी समझ लेंगे, लेकिन एक बात और समझ लो कि इसी को हम लोग ना KVL भी कहते हैं। यानी जैसे पहले वाले रूल्स को KCL कहते थे, वैसे ही इसको हम लोग KVL कहेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये वोल्टेज पर बेस्ड होता है, दैट्स वाई हम लोग एक क्लोज लूप लेंगे। ये इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो भी है, जो बच्चे नहीं जान रहे हो उसको जरूर देखना। इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिस्टेंस एंड करंट इन फॉलोइंग देम। जैसे V इक्वल टू IR का कॉन्सेप्ट हम लोग ओम्स के नियम में पढ़े थे, वैसे ही हम लोग यहाँ EMF के लिए भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये हमारा रूल्स लागू यहाँ पर होगा, यानी जो टोटल EMF होगा ऑफ द सेल होगा वो डिपेंड करेगी रेसिस्टेंस के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोडक्ट पर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो लूप रूल्स, या फिर इसी को वोल्टेज रूल भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि किसी भी क्लोज लूप में जो होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होती है वो 2 तरह से होता है। एक होता है पोटेंशियल वोल्टेज गेन या पोटेंशियल गेन होता है, और एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो एक बात इसमें समझ में आ जाता है कि अगर पोटेंशियल गेन और जो ड्रॉप है अगर वो इक्वल हो तो जो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल का वैल्यूज़ क्या होगा 0 इन क्लोज लूप। अगर हम क्लोज लूप में बात करेंगे तो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा। मान लिया जाए कि एक हम यहाँ पे एक सर्किट ले रहे हैं ऐसा कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे भी मान लीजिए जाए रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये इस लूप में अगर हम बात करें तो यहाँ A B C और ये D 4 पॉइंट यहाँ पर निकला हुआ है, ये रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। ये एक क्लोज है। क्लोज लूप ये है कि जहाँ करंट निकल रही है वहीं वापस उसी सेल पर आके यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर देखो तो यहाँ पॉइंट A B C और D, ये इस पॉइंट को हम लोग नोड कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर एक जंक्शन आ जाए, यहाँ पर एक जंक्शन ऐसा आता है जहाँ पे करंट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मान लीजिए F और E, यहाँ से करंट के आने के बाद यहाँ इसको 2 डायरेक्शन मिलता है, फिर यहाँ से ये निकलने के बाद इसको 2 डायरेक्शन पे यहाँ मीट हो रहा है, यानी E और F जो है, E एंड F जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्लोज लूप बन रहा है, एक तो ये बन गया जिसमें करंट आकर यहाँ इन कर रहा है, और एक ये बन रहा है लूप, यानी एक बन गया B F E A B, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस अगर वहीं आता है तो उसी को हम लोग क्लोज लूप कहेंगे। एक हो रहा है B C D A B, या फिर A से भी स्टार्ट करके हम लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा क्लोज लूप के अंदर आएगा। अब यहाँ पे समझ लो, अगर हम लोगों को इस क्लोज लूप में पोटेंशियल अगर गेन होता है तो उसके लिए हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे, और अगर हमारा पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप अगर होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल गेन या ड्रॉप कैसे होगा उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो किसी भी क्लोज लूप में जो है करंट को हम लोग 2 तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। एक हो सकता है क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह से घड़ी की सुई मूव करती है, ठीक है, ये जो घड़ी की सुई मूव करती है जिस डायरेक्शन में, उसी को हम लोग क्लॉक
वाइज कहेंगे, और एक है अगर घड़ी की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हम लोग वैल्यूज़ को ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एंटी क्लॉक हो गया। तो देखो यहाँ अमूमन होता है क्या है कि कहीं कहीं ये रिस्ट्रिक्टेड होता है कि नहीं आपको क्लॉक वाइज लेना है या एंटी क्लॉक वाइज लेना है, लेकिन हम लोग इसमें स्वतंत्र रहेंगे कि हम लोग किसी भी क्लोज लूप में या तो एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज ले सकते हैं। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पोटेंशियल गेन जो है वो गेन हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है। अगर गेन हो रहा है तो प्लस में और ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव में हम लोग लेंगे, ठीक है। तो एक बात देख लो कि अगर हम लोग क्लोज लूप में अगर हम बात करेंगे, क्लोज लूप पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मान लिया जाए कि एक क्लोज लूप हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी ए बी सी डी ए, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ अगर वहीं क्लोज हो रहा है तो उसी को हम लोग क्लोज लूप कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पोटेंशियल देखोगे, जैसे हम ए से स्टार्ट किए तो ए से पोटेंशियल हमारा वी ए हो गया, वापस हमारे पास जो पोटेंशियल है वो घूम कर वी ए ही पे आ रहा है, यानी इसके लिए वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ऐसे भी एक बात हम लोग को समझ में आता है कि जो पोटेंशियल होता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं वर्क बाय चार्ज। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या कहती है, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं दैट टाइम आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। यानी अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो बैठाएंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाए तो हमारे लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एक बात और इसमें ऑब्जेक्टिव अमूमन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये ध्यान रखो कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड होता है किरचॉफ्स का सेकंड नियम। पहला नियम जो था वो हम लोगों का करंट चार्ज के बेस पर था, यानी बेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला था, और जो दूसरा है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलो अब यहाँ पे पोटेंशियल गेन और ड्रॉप वाली बात को अच्छे से समझ लो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लिया जाए ये प्लस है और ये माइनस है हमारे पास, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन जो ऑफकोर्स इधर से ही निकलेगी, प्लस से निकल कर माइनस की ओर जाएगी। लेकिन अगर हम पाथ की बात करें, ठीक है, अगर हम पाथ की बात करते हैं तो प्लस से निकल कर माइनस की ओर जाती है, तो उसका जो पाथ बनता है अगर हमारे पास, तो प्लस अगर ये हाई टेंशन अगर हम बोलते हैं, इसको लो टेंशन बोलते हैं, तो अगर हमारे पास जो करंट का फ्लो है अगर हाई से लो की ओर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा। कैसे, देखो यहाँ पे अमूमन जो ये प्लस से निकल रहा है तो करंट इधर से इन करके इधर इन करना चाहिए, लेकिन हमने पाथ का डायरेक्शन क्या दिखाया, ये दिखाया, यानी अपोजिट ऑफ द हाई टेंशन, यानी हाई टेंशन वाले पॉइंट से ये अपोजिट है, दैट्स वाई यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को ऐसे दिखा दें, ये प्लस है ये माइनस है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास इधर से करंट की ओर निकलेगा, ये नेगेटिव वाला टर्म हो गया। लेकिन अगर ये डायरेक्शन ये दिखा रहा हो, ठीक है, यानी ये लो से हाई की ओर दिखा रहा है, ये हाई टू लो दिखा रहा था, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है यानी पाथ का डायरेक्शन, ये सबसे मायने रखता है कि हम लोग देख किसके डायरेक्शन को रहे, तो हम लोग पाथ का यानी रास्ते का डायरेक्शन देख रहे हैं। देखो ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा था, हाई से लो की ओर दिखा रहा था, इसलिए नेगेटिव हमारा यहाँ पर ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया यहाँ पर। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, लो से हाई की ओर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पाथ का जो हमारा डायरेक्शन है वो लो टू हाई है, इसलिए यहाँ जो पोटेंशियल जो गेन होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव में होगा। तो ये चीज़ के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन के लिए हम लोग प्लस और माइनस के सिंबल को यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन एक बात और हम तुमसे बता देना चाहते हैं, चूँकि ये सिर्फ आज कॉन्सेप्ट है हमारा किरचॉफ्स के नियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वहाँ दोबारा हम तुमसे ये वोल्टेज ड्रॉप और गेन की बातें करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके नोट्स पे। चलो देखो नोट्स में समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। किरचॉफ्स का पहला नियम, इसी को हम लोग KCL कहेंगे, ठीक है। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल्स। इट इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान रखोगे, ठीक है। द करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टुवार्ड्स द जंक्शन इज कंडक्टिंग इज टेकन इन पॉजिटिव, यानी जो अंदर की ओर आ रहा है उसको पॉजिटिव, द करेंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन द टेकन इज द नेगेटिव, और जो बाहर की ओर जा रहा है उसको नेगेटिव कर। यहाँ पे एक सर्किट बनाए हुए हैं I1 2 3 4 5 बना हुआ है, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग गौर करें तो I1 और I4 जो है वो अंदर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है और I5 जा रहा है, ठीक है। I1 एंड I4 फ्लोइंग टुवार्ड द पॉइंट
आर पॉजिटिव एंड वाइल 2, 3 एंड 5 आर द नेगेटिव। तो हमारे पास किरचॉफ्स के नियम के अनुसार क्या होगा, जंक्शन पॉइंट पे वैल्यू 0 होनी चाहिए। जो अंदर की ओर आ रहा है वो प्लस में है, I1 और I4 प्लस में है, I2, I3, I5 बाहर की ओर निकल रहा है, इसलिए नेगेटिव लेने के बाद हम लोग के ये रिजल्ट हो गया। वहाँ एग्जाम्पल भी देख चुके थे रफ पेज पे जब समझ रहे थे। चलो अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ के लिए हम यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस है, 5 रेसिस्टेंस 1, 2, 3, 4 और 5 लिए हुए हैं। इसमें करंट की भी वैल्यूज़ हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 करके दिए हुए हैं, देख लोगे, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द देम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल्स। इट इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ 2 लूप बन रहा है। एक है ABCA जिसमें 2 EMF है यानी E1 है और E2 है, और एक लूप बन रहा है ACDA जिसमें सिर्फ एक ही है। इसमें 2 सिचुएशन है, या तो हम क्लॉक वाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉक वाइज ले सकते हैं। तो इस फिगर पे हम लोग क्या लिए हुए हैं, एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की सुई जो जिधर से घूम रही है उसके जस्ट अपोजिट ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से ये करंट निकल रहा है, यानी हमारा प्लस से निकल रहा है, तो प्लस से निकल के इसके अंदर इन किया तो ये हमारा करंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये प्लस का डायरेक्शन और ये इस बैटरी के प्लस का डायरेक्शन एक दूसरे से टेली कर रहा है, मतलब आपस में ये लड़ रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट का ड्रॉप हो रहा है, जिसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे, ठीक है। ये करंट आके इस पाथ से निकल कर फिर इधर की ओर इन करेगा, तो ये प्लस से निकल के माइनस की ओर आ रहा है, यानी I1 और R1 का जो वैल्यू है, जो पोटेंशियल है वो गेन हो रहा है, और I2 और R2 का भी मान है गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारा ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखो इसकी जो सिचुएशन है, कैलकुलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। चलो देखोगे अब यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का सर्किट है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं किस लूप पर, ABCA पे, ठीक है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ये डायरेक्शन करंट का ये बता रहा है, ये डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो ये दिखाएगा। तो ये फाइनली ये दोनों से क्या होगा, यहाँ पर कॉलिजन होगा, टक्कर होगा, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, करंट का ड्रॉप हो रहा है। तो ये हम लोग अगर लेते हैं E1 और ये E2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, EMF का ड्रॉप हो रहा है, यानी E1 प्लस E2 का जो मान है वो अपोजिट हो गया, क्योंकि हम लोग जो मान लिए हुए हैं E1 और E2 का अपोजिट होने की वजह से ये दोनों का मान माइनस हो गया। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ क्या कहता है कि क्लोज पार्ट में यानी ABCA में जो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो टोटल रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट और करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम होगा। चलो आओ देखते हैं कितना। यहाँ पे हमारे पास 3 सिचुएशन, 1, 2, 3 सिचुएशन पे पोटेंशियल है, रेसिस्टेंस है हमारे पास। तो पहला देखो I1 R1 जो हम लोग एंटी क्लॉक लिए हुए हैं, तो एंटी क्लॉक के अंदर जितना भी रेसिस्टेंस आएगा उसके लिए हम लोगों का मान प्लस होगा, और अगर जो क्लॉक वाइज के लिए जो इन करेगा उसके लिए हम लोग मान माइनस में लेंगे। देखोगे यहाँ पे हम लोग देखो, पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास एंटी क्लॉक के अनुसार R1 और I1 मान है, तो वो हमारा प्लस में हो गया। और ये चूँकि करंट तो इधर से ही आके इन करेगी ना, तो ये जो रोटेट कर रहा है ये इस डायरेक्शन से रोटेट कर रहा है, तो उस हिसाब से R2 और I2 भी हमारा एंटी क्लॉक का डायरेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी हमारा मान प्लस में हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मान है ये जो है देखो यहाँ से इधर आ रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ जो करंट इन कर रहा है वो अपोजिट टू द एंटी क्लॉक बता रहा है, यानी क्लॉक वाइज बता रहा है, इसलिए R3 I3 का मान क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो ये हम लोग का हो गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द क्लोज लूप ऑफ द ACDA। देखोगे यहाँ पे ACDA, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं तो ये हम लोगों का करंट का ये डायरेक्शन निकल गया, चूँकि यहाँ पर एक ही EMF E2 है, और यहाँ पर ये जब यहाँ से निकलता है करंट तो इधर से इन करके इधर आ गया, यानी जितना भी मान है ये वाला वैल्यू हो गया रेसिस्टेंस का, या ये हो गया या फिर ये हो गया, ये तीनों एंटी क्लॉक को डायरेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई हमारे पास टोटल मान क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा I4 R4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा I5 R5 प्लस यहाँ से क्या मान निकल जाएगा I3 R3, ठीक है। देखो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो निकल जाएगा E2 इक्वल टू I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5, ये हम लोग का निकल गया यहाँ से मान, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग तो न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड देखेंगे, फिर जाके व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो ये एक वीडियो हो गया। दूसरा वीडियो सेम ऐसा ही किरचॉफ्स के फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग इसके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जो बताया है उसको नोट में कन्वर्ट करना, नेक्स्ट वीडियो आगे देखेंगे हम लोग।